नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी जीडीपी पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर की राय की। जानेंगे कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने किया कौन सा तंज। साथ ही बात होगी नीतीश की पहली वर्चुअल रैली की और आखिर में बात सोनिया गांधी की टीम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में टकराव तेज। एलजेपी की संसदीय दल की बैठक में नीतीश को लेकर तल्खी आई सामने। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने की मांग। चिराग को दी गई अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का किया सफल परीक्षण। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार। 14 सितंबर को होगा दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र। कैबिनेट में लिया गया फैसला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 60 अंकों की बढ़त के साथ 38,417 और निफ्टी 21 अंक की बढ़त के साथ 11,355 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर एक तरफ मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं कई लोग सरकार को इससे पार पाने का सुझाव भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बाद अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी केंद्र सरकार को उसकी कारगुजारी को लेकर घेरा है। उन्होंने न केवल सरकार की कमियां गिनाई हैं, बल्कि इसे कैसे सुधारा जाए वो रास्ता भी बताया है। और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम स्थिति सुधार रहे हैं, हालात में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार भी बार बार कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा है। उल्टा आने वाले समय में और बुरा दौर शुरू होने वाला है। तमाम रेटिंग एजेंसियां तो बता ही रही हैं कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ उभरने वाली भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ नीचे जा रही है। वहीं -23% पहुंचे जीडीपी के आंकड़ों ने भी बता दिया कि देश बेहाल हो रहा है, मोदी सरकार के राज में बर्बाद हो रहा है। आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कह दिया कि जीडीपी के आंकड़े सभी को अलर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। रघुराम राजन ने यह आशंका जाहिर न सिर्फ सरकार को चेतावनी दी है, बल्कि सरकार के राहत पैकेज को भी नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक महामारी पर काबू नहीं पाया जाता है, तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। सरकार ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है, जो गलत है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि बाद में राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं, जब तक अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सरकार को आगाह किया हो। जब स्थिति खराब होती है तब वो सरकार को चेतावनी देते हैं, लेकिन केंद्र पर उसका असर कहाँ पड़ता है। इसी का नतीजा है कि अर्थव्यवस्था फिसल कर -23% पहुँच गई है, लेकिन अब भी सरकार कारगर कदम नहीं उठा रही है, जिसका हर्जाना जनता को उठाना पड़ रहा है। राजीव जी, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लोग परेशान हैं और सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर का यह भी कहना है कि सरकार को जल्द ही लोगों की मदद के लिए कदम उठाने होंगे। संसाधनों को बाद के लिए रखने से बेहतर है कि इस समय उनका उपयोग किया जाए। क्या सरकार रघुराम राजन की बात मानेगी या फिर देशवासियों को भगवान के भरोसे ही रहना होगा? देखिए आदित्य, अभी तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश जो है वो भगवान भरोसे ही चल रहा है। वित्त मंत्री तो मौजूदा हालात के लिए पहले ही भगवान को जिम्मेदार बता चुकी हैं। आपको याद होगा उनका एक्ट ऑफ गॉड वाला बयान। और सरकार का रवैया भी ऐसा ही है कि अर्थव्यवस्था के डूबते जहाज का कप्तान कोई नहीं है, जिसे बचना है वो खुद तैरने की कोशिश कर ले, सरकार कुछ नहीं करेगी। कहां तो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ढोल ऐसे पीटा गया था मानो सरकार के मुंह से इसके डिटेल्स निकलते ही जादू से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तब वित्त मंत्री ने बाकायदा 5 किश्तों में इसे धारावाहिक की तरह पेश किया था। मोदी जी ने भी इस पर अपने लिए खूब तालियां बजाई थीं, लेकिन इस राहत पैकेज की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अब एमएसएमई, मजदूर, अन्नदाता सबकी हालत खराब है। ऐसे में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की यह सलाह बिल्कुल सही है कि जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की तबाही का अलार्म हैं। इसीलिए सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम अभी नहीं संभले आदित्य, तो आगे और दिक्कत होगी। छोटे कारोबारियों, गरीब
और मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत जब तक नहीं सुधरेगी तब तक देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस देश के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 2-4 उद्योगपतियों की दौलत को बढ़ाने में मदद देकर सरकार कुछ दिनों की राजनीति चमका सकती है, लेकिन देश का विकास 2-4 लोगों की दौलत से नहीं होगा, बल्कि लाखों करोड़ों के आर्थिक संकट दूर होने से ही होगा। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सरकार पहले ही अर्थव्यवस्था पर घिरी हुई है और ऐसे मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे हर मुद्दे पर सरकार की कमियां जनता के सामने लाते रहते हैं, खासकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की बिगड़ती आर्थिक सेहत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर तीखे तीर चला रहे हैं। वो वीडियो सीरीज के सहारे तो सरकार को घेर ही रहे हैं, साथ ही ट्विटर पर भी सरकार के खिलाफ उनका अभियान चल रहा है। इस बार उन्होंने एक ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने महामारी के बढ़ते मामले और गिरती जीडीपी का जिक्र किया है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार देश को परेशानी में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, महामारी के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकारी कंपनियों को बेचने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि देश की 26 सरकारी कंपनी और बेची जाएंगी। 70 साल में जो भी बनाया था ये सब बेच डालेंगे। और मोदी जी सत्ता में क्या कहकर आए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इसका मतलब था देश में कुछ भी बिकने से नहीं बचने दूंगा। मोदी है तो यही मुमकिन है। सुरजेवाला का ये ट्वीट सरकार के उन फैसलों को लेकर था जिसमें सरकार ने नई कंपनियों के निजीकरण का ऐलान किया था। खैर, कांग्रेस भले ही नसीहतें दे, लेकिन लगता नहीं सरकार कांग्रेस की नसीहतों को मानेगी। कांग्रेस लगातार सरकार की गलत नीतियों को लेकर उसे सचेत कर रही है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष की बात सुनने को फिलहाल तैयार नहीं है। आज भी पीएम मोदी ने जब राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित किया तो उन्होंने सरकार की नई शिक्षा नीति का तो जमकर बखान किया ही, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश की शिक्षा नीति को बेहतर बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होती है, इससे सभी जुड़े होते हैं। शिक्षा नीति में सरकार का दखल और प्रभाव कम से कम होना चाहिए। पीएम ने सवाल किया कि हमारे देश की शिक्षा नीति कैसी हो, इसका मूल क्या हो, जिसका जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार की नीति नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति है। पीएम ने इसके अलावा कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे तकनीक का विस्तार गांवों तक हो रहा है, वैसे वैसे सूचना और शिक्षा का एक्सेस भी बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर कॉलेज में तकनीक सॉल्यूशन को ज्यादा प्रमोट करें। इस सम्मेलन को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों और सही अर्थों में ग्लोबल सिटीजन बन सके। आखिर में प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन से होने वाला उद्धार भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। अब देखना होगा कि सरकार की नीति आखिर देश के छात्रों के लिए कितनी लाभदायक साबित होती है। पीएम मोदी नई शिक्षा नीति का बखान कर रहे हैं तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार अपनी सरकार के कामकाज का बखान करने में जुटे हैं, लेकिन जनता शायद नीतीश कुमार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित किया और विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन रैली में कम लोगों के जुड़ने से जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। रैली में नीतीश ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार अब चुनावी मोड में है। कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आयोग साफ कर चुका है कि चुनाव समय पर ही होंगे, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी नजरें टिकी हैं नई सरकार पर। दांव पर लगी है नीतीश की सीएम की कुर्सी और इसे बचाने के लिए आज से नीतीश कुमार ने जेडीयू का प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने जेडीयू के निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने महामारी में किए गए कामों का जमकर बखान किया और विपक्ष को जवाब देने की कोशिश भी की। नीतीश ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब बिजली आ गई है, इसलिए लालटेन की जरूरत नहीं है। लालू पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं, अंदर हैं और ट्वीट करते हैं। खैर, नीतीश कुमार ने भले ही विपक्ष पर तीखे बाण चलाए, लेकिन पहली वर्चुअल रैली अपेक्षा के अनुरूप सफल होती नहीं दिखी, क्योंकि पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि इस रैली को रियल टाइम में 26 लाख लोग देखेंगे।
लेकिन रैली के लिए किए गए तमाम इंतजाम और दावे सिफर ही साबित रहे। सुशासन बाबू की ये रैली केवल एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो पाई और इस पेज पर भी रियल टाइम में 4,500 लोग ही देखते हुए पाए गए। बता दें कि जेडीयू ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की निश्चय संवाद रैली अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल महारैली होगी। इस वर्चुअल महारैली से लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलाया था। राज्य के 26,25,000 से ज्यादा लोगों को इस महारैली से लाइव जोड़ने के लिए लिंक भेजा गया ताकि लोग अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से इस लिंक के जरिए जुड़कर मुख्यमंत्री को सीधे सुन और देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब रैली के ऐसे नतीजे के बाद तो जाहिर हो रहा है कि बिहार का मूड बदल रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही प्रचार में पूरी तरह से कूद पड़े हैं। नीतीश ने वर्चुअल रैली के साथ पार्टी का प्रचार शुरू किया तो महागठबंधन की ओर से कमान संभाली तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और 10 सवाल पूछ डाले हैं, जिसका जवाब सरकार को देते नहीं बन रहा है। क्या है तेजस्वी के सवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। युवा किसी भी पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि बिहार में तेजस्वी यादव युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। उन्होंने बेरोजगारी को अपना हथियार बना लिया है, जिसके इस्तेमाल से वो सीएम नीतीश कुमार को घायल करने में जुटे हैं। आज भी उन्होंने बेरोजगारी के बहाने सरकार पर जमकर सवालों के तीखे तीर छोड़े। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की 1 मार्च को गांधी मैदान की एक्चुअल रैली का हश्र पूरे देश ने देखा था। खैर, वर्चुअल रैली के बहाने हम उन्हें एक्चुअल मुद्दों से भागने नहीं देंगे। आशा है कि मुख्यमंत्री हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि 15 सालों में आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन आखिर क्यों बढ़ता गया? बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% सबसे अधिक क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? इसका दोषी आखिर कौन है? नीतीश कुमार ये बताएं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से अधिक राशि के 58 घोटाले क्यों हुए? क्या आप इन सब घोटालों के दोषी नहीं हैं? और उस गबन राशि की भरपाई कैसे होगी? तेजस्वी यादव ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित तथा कथित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ है? मुख्यमंत्री इसका ब्यौरा स्वयं सार्वजनिक करें। बिहार के युवा इतिहास के बासी पन्ने नहीं, बल्कि वर्तमान सुनहरा और भविष्य भी सुनहरा चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने एक एक करके सीएम नीतीश कुमार के सामने 10 सवालों की फहरिस्त लगा दी है। इन सवालों में उन्होंने बिहार के विकास से लेकर बेरोजगारी पर सरकार को घेर लिया है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इसका जवाब देते हैं या नहीं। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही ओर से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया खिलाफ अब कांग्रेस के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में भी सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा है। हाल ही में बीजेपी नेताओं द्वारा लगाया गया एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसा है। तो क्या है पोस्टर में जिसे लेकर कांग्रेस को मिल गया है मौका, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस में सिंधिया थे तो पार्टी के स्टार प्रचारक थे, सीएम पद के उम्मीदवार भी वो ही माने जाते थे। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सिंधिया का असर कांग्रेस में देखा जा सकता था, लेकिन जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे हैं, उन्हें बीजेपी में दूसरी पंक्ति का नेता माना जा रहा है। सिंधिया की इस बेबसी को लेकर कभी उनके करीबी रहे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने बीजेपी के एक पोस्टर का हवाला देते हुए सिंधिया पर तंज कसा है। पोस्टर में सिंधिया का फोटो काफी छोटा लगाया गया है और उन्हें मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं के बीच जगह दी गई है। रावत ने पोस्टर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, 56 टिकली में श्रीमंत सिंधिया, बड़ा दुख होता है इस तरह अपने प्रिय नेता को सम्मानित होते हुए देखकर। रावत इससे पहले भी सिंधिया को घेरते रहे हैं। अभी हाल ही में रामनिवास रावत ने कहा था कि संघ एससी विरोधी है और सिंधिया ने उसके मुख्यालय नागपुर जाकर उनकी नीतियों को अपना लिया। रावत के ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी टिप्पणी की है। एक यूजर ने लिखा, अभी तो आकार छोटा हुआ है, अदृश्य होना बाकी है भी। आपको बता दें कि रामनिवास रावत इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे, रावत को सिंधिया के करीबी नेताओं में गिना जाता था। लेकिन सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया तो रावत ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था।
और आखिर में बात सोनिया गांधी की टीम की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे में कदम जमाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने 7 समितियों की घोषणा की है। इन समितियों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन 2 दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की किरकिरी कराई है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर हाथ को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी योगी सरकार की घेराबंदी कर रही हैं, तो वहीं ऐसी टीम तैयार की जा रही है जो हाथ को पूरी ताकत दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी के लिए घोषणा पत्र समिति, संपर्क समिति, सदस्यता समिति, कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, प्रशिक्षण एवं कैडर विकास समिति, पंचायती राज चुनाव समिति और मीडिया एवं संचार परामर्श समिति का गठन किया है। इन समितियों में उन दिग्गजों को जगह दी गई है जो कांग्रेस के कद्दावर माने जाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया को घोषणा पत्र में जगह दी गई है। इसके अलावा प्रमोद तिवारी को संपर्क समिति, अनुग्रहण नारायण सिंह को सदस्यता समिति, नूर बानो को कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, राजेश मिश्रा को पंचायती राज समिति और राशिद अलवी को मीडिया एवं संचार परामर्श समिति में शामिल किया गया है। इन समिति में कांग्रेस ने दिग्गज को तो जगह दे दी है, लेकिन उन नेताओं को बाहर कर दिया जिन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और राज बब्बर किसी भी समिति में शामिल नहीं हैं। इनकी जगह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और पूर्व एमएलसी नसीब पठान को समिति में जगह दी गई है। इन समितियों का गठन कर कांग्रेस ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। भले ही वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने 23 नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन न लिया हो, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें किनारे कर रही हैं। वो ये संकेत देना चाहती हैं कि पार्टी के वफादार नेताओं को ही सम्मान दिया जाएगा। अब सोनिया का ये एकजुटता का संदेश पार्टी को कितना मजबूत बना पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।